अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ये खूबसूरत और प्रेरणादायक शब्द हैं सम्मानीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के। भारत के 11वें प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शालीनता, सौम्यता, विनम्रता और सादगी की प्रतिमूर्ति थे, जो उनके विचारों और चरित्र में सदा ही झलकती थी। भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले, भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित APJ अब्दुल कलाम पर डेडिकेटेड है आज का ये वीडियो। कैसा था उनका बचपन, किसने किया उनका मार्गदर्शन, कैसे हुए उनके सपने साकार, कैसा रहा उनका एक साइंटिस्ट से एक प्रेसिडेंट तक का सफर। चलिए आज जानते हैं दया और प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। मेरा नाम है श्रुति चौरसिया और आपका द हिंदुस्थल में बहुत बहुत स्वागत है। अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम फैमिली तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता जैनुलब्दीन एक नाविक थे जो यात्रियों को रामेश्वरम के एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाते थे। इनकी मां अरियम्मा एक गृहिणी थी। कलाम साहब अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम जी के पूर्वज धनी व्यापारी और जमींदार थे, लेकिन अब उनका परिवार कठिनाइयों में आ गया था। कलाम जी के पिता ज्यादा शिक्षित तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कलाम जी की परवरिश बड़े प्यार और अच्छे संस्कारों के साथ की थी। कलाम साहब बचपन से ही सादगी और शालीनता से भरे हुए थे। आपको पता है, कलाम जी ने अपने परिवार की बिगड़ती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए बचपन में न्यूज़पेपर्स भी बेचे थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग शॉर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से की थी। वह स्कूल में एक औसत छात्र थे, लेकिन कभी भी मेहनत करने से नहीं डरते थे। चीज़ों को जानने की और उन्हें समझने की उनमें बहुत जिज्ञासा थी। बचपन से ही कलाम साहब आसमान में ऊंचा उड़ने का सपना देखते थे। नीले आसमान के रहस्यों और ऊंचे उड़ते परिंदों को देखते ही कलाम साहब मुग्ध हो जाते थे। उनका मानना था कि वो भी एक दिन आसमान में ऊंचा उड़ेंगे। उसी एक सपने की बुनियाद पर कलाम साहब अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। कलाम साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द विंग्स ऑफ फायर में अपने प्रिय शिक्षक अय्यादुराई सोलोमन जी के बारे में बहुत प्रशंसा की है। कलाम साहब बताते हैं कि अपने बचपन में उन दिनों वह अपने शिक्षक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। वो बहुत अच्छे मेंटोर और एक ओपन माइंडेड व्यक्ति थे। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद कलाम साहब ने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में फिजिक्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। कलाम साहब का फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं था, क्योंकि उनकी मंजिल तो कुछ और ही थी। क्या थी उनकी मंजिल, चलिए जानते हैं। ये बात उस समय की है जब कलाम साहब 5वीं कक्षा में थे और उनके शिक्षक सुब्रमण्यम जी की क्लास चल रही थी, जिसमें वो बच्चों को समझा रहे थे कि कैसे एक पक्षी उड़ान भरता है। उन्होंने ब्लैक बोर्ड में एक पक्षी का चित्र बनाकर सभी बच्चों को अच्छे से समझाया और जब क्लास खत्म होने वाली थी तब सुब्रमण्यम सर ने सभी बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें यह टॉपिक समझ में आ गया। तब सभी बच्चों और कलाम जी का जवाब ना में था। यह सुनकर टीचर सभी बच्चों को उसी शाम रामेश्वरम के घाट में ले गए और वहां उड़ते हुए परिंदों को प्रत्यक्ष दिखाकर फिर से वही टॉपिक समझाया और इस बार बच्चों को टॉपिक समझ में आ गया था। कलाम साहब बताते हैं कि इस घटना से उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने यहीं अपना फ्यूचर निर्धारित किया। वो फ्लाइंग को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। उनका सपना था एक फाइटर पायलट बनने का। इसीलिए अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास आ गए। यह उस समय का और आज का भी भारत का टॉप कॉलेज माना जाता है। लेकिन कलाम साहब बचपन से ही अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और फोकस्ड थे।
लेकिन उस समय कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा थी और कलाम साहब के घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। ऐसे में उनकी बहन ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी और कलाम साहब को एडमिशन मिला। यहाँ से उनके जीवन का एक नया चरण शुरू हुआ। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाया, लेकिन चुनौतियाँ कब कलाम साहब का पीछा छोड़ने लगी? जब कलाम साहब अपने फाइनल ईयर में थे, तब उन्हें और उनके 4 सहपाठियों को एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया, जिसमें कलाम साहब को एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग का काम मिला। इसी दौरान कॉलेज के डायरेक्टर ने एक दिन सभी की प्रोग्रेस देखनी चाहिए। तब उन्हें कलाम जी का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्हें 3 दिनों का समय और दिया गया। इन 3 दिनों में कलाम साहब ने न रात देखी, न दिन देखा, न भूख देखी, न प्यास देखी। पूरी लगन से उन्होंने काम किया और मॉडल तैयार किया। उस मॉडल को देखकर डायरेक्टर सर भी चकित रह गए और उन्हें प्यार से गले लगा लिया। कलाम साहब ने अपने जीवन की कई चुनौतियों का ऐसे ही सामना किया। अपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें 2 जगह से इंटरव्यू के कॉल आए। एक नौकरी का कॉल था इंडियन एयर फोर्स से और दूसरा था डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन यानी DTDP मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली से। कलाम साहब इन दोनों इंटरव्यू को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और दिल्ली में उन्होंने DTDP के लिए इंटरव्यू दिया, जो उनके हिसाब से बहुत अच्छा था। इसके बाद वो पहुंच गए देहरादून अपने फाइटिंग पायलट के इंटरव्यू के लिए। इस इंटरव्यू में कलाम साहब 9वीं रैंक में थे और वैकेंसीज सिर्फ 8 थी। अपने सपने के इतने पास पहुंचकर भी कलाम साहब उसे पा ना सके, जिससे वे बहुत निराश हुए और दुखी होकर वो ऋषिकेश पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद जी से हुई। उन्हें वहां असीम शांति महसूस हुई। स्वामी जी ने कलाम साहब का मार्गदर्शन किया। इसके बाद वो दिल्ली वापस आए और वहां जाकर उन्हें पता चला कि उनका सिलेक्शन एज अ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में हो गया था, जहां उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से कई चुनौतियों का सामना किया। 3 साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने के बाद कलाम साहब की पोस्टिंग एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी ADC बेंगलोर में हो जाती है, जहां पर उन्हें एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया, जिसमें अपनी टीम के साथ उन्हें एक हॉवरक्राफ्ट डिजाइन करना था। 1 साल के कड़े परिश्रम के बाद कलाम साहब और उनकी टीम ने एक हॉवरक्राफ्ट बना लिया, जिसका नाम नंदी रखा गया। नंदी की सफलता के बाद कलाम साहब को इंडियन कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च सेंटर से रॉकेट इंजीनियरिंग की पोजीशन के लिए इंटरव्यू कॉल आता है और उनका सिलेक्शन हो जाता है। INCOSPAR यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च से वे डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में आ जाते हैं, जिन्हें भारत में फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। साल 1963 में विक्रम साराभाई की टीम से कलाम साहब को फाउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग टेक्निक्स की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसमें कलाम साहब को 6 महीने के लिए नासा USA में जाना था। 6 महीने पूरे होने के बाद जब वो भारत आए, तब ईयर 1963 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO की शुरुआती टीम में उनका सिलेक्शन हो गया, जिसमें कलाम साहब को कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने सभी मुश्किलों का सामना डटकर किया। कलाम साहब को केरला में तिरुवनंतपुरम के पास एक छोटे से गांव थुम्बा में एक्वाटोरिकल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्टैब्लिश करना था। इस गांव में एक चर्च था, जिसमें कलाम साहब और उनकी टीम ने अपना ऑफिस बनाया। समुद्र के किनारे उन्होंने रॉकेट का लॉन्च पैड बनाया और वहां की गौशाला को अपनी लैबोरेटरी बनाया और चर्च के फादर के घर को उन्होंने अपनी वर्कशॉप में कन्वर्ट कर दिया। कलाम साहब का डेडिकेशन इतना हाई था कि रॉकेट के पार्ट्स को
चर्च से लॉन्च पैड तक साइकिलों और बैलगाड़ियों के माध्यम से ले जाया गया। इतनी कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई। ईयर 1963 में उन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। ईयर 1969 में कलाम साहब को इसरो ने उन्हें इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया था। SLV के साथ साथ उन्हें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSL पर भी काम करना था। उन प्रोजेक्ट के लिए उनके पास फंड नहीं थे, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, लेकिन गवर्नमेंट ने फंड देने से साफ मना कर दिया। लेकिन उस समय की PM इंदिरा गांधी जी ने प्राइवेटली कलाम साहब के लिए कुछ फंड दे दिए ताकि कलाम साहब इन प्रोजेक्ट को अंजाम दे सकें। फिर क्या, कलाम साहब जुट गए इस काम पर। कलाम साहब ने दिन के 18 घंटे काम किया। वे एक विजनरी लीडर थे। उनका मानना था कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कलाम साहब भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना चाहते थे। जब वो PSLV-3 पर काम कर रहे थे, उसी दौरान उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिससे वे बहुत निराश हुए। लेकिन जल्द ही वह फिर से काम पर जुट गए। 10 अगस्त 1969 को SLV-3 की उड़ान का दिन तय किया गया। लॉन्च होने के कुछ समय बाद रॉकेट ने अपनी पहली स्टेज तो अच्छे से पार की, लेकिन सेकंड स्टेज में जाने के कुछ समय बाद रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कलाम साहब और उनकी पूरी टीम की सालों की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। वो सभी निराश और सदमे में डूब चुके थे। कलाम साहब से नाकामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अभी भी कारण नहीं समझ पा रहे थे और वो खुद को इस फेलियर का जिम्मेदार मानते थे। पूरा देश SLV-3 की असफलता से दुखी था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर सतीश धवन कलाम साहब को अपने साथ ले गए। जब वहां कलाम साहब से पूछा गया कि SLV-3 की फेलियर का क्या कारण है, कलाम साहब कुछ कहते इससे पहले ही प्रोफेसर धवन सारी फेलियर का जिम्मा अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं कि 1 साल के अंदर यही टीम फिर से कामयाब होकर दिखाएगी। यह सुनकर कलाम साहब और उनकी पूरी टीम फिर से जोश और ऊर्जा से भर गई। 18 जुलाई 1980 में हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम रोहिणी सैटेलाइट था, उड़ा और इस बार ये मिशन सक्सेसफुल था। पूरे देश में खुशियों की उमंग दौड़ रही थी, जिससे कलाम साहब का नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया था। इसके बाद कलाम साहब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से भी मिले। ईयर 1981 में कलाम साहब को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईयर 1982 में कलाम साहब को DRDL का डायरेक्टर बना दिया गया और उस समय के डिफेंस मिनिस्टर R वेंकट रमन ने कलाम साहब से भारत के लिए मिसाइल बनाने को कहा और इस मिसाइल प्रोजेक्ट का नाम रखा गया IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कलाम साहब ने 5 महत्वपूर्ण मिसाइल बनाई थी और वे थी पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल। इतनी सारी मिसाइल बनाने के कारण ही उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ईयर 1988 में पृथ्वी मिसाइल को लॉन्च किया गया, जो हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक मौका था। इससे भारत के पड़ोसी और यूरोप के देश डर गए और भारत पर पाबंदियां लगा दी। मई ईयर 1989 में अग्नि मिसाइल को लॉन्च किया गया, जो काफी मुश्किलों के बाद सक्सेसफुली लॉन्च हो गई। इस एक लॉन्च से कलाम साहब की सारी थकान दूर हो गई। एक बार फिर से उनके सर पर कामयाबी का ताज था। ईयर 1990 में उनकी असाधारण सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईयर 1990 में उन्होंने PSLV को भी लॉन्च किया था। 90 के दशक में न्यूक्लियर पावर की बहुत बातें होती थी। कलाम साहब उस समय DRDO में एक सेक्रेटरी का काम कर रहे थे। इस दौरान पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए। इन्हीं के कड़े प्रयासों से भारत एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन पाई।
उनकी देश सेवा के कारण उन्हें ईयर 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए कलाम साहब ने अपना असीम योगदान दिया था। कलाम साहब एक दूरदर्शी लीडर थे। भारत के भविष्य को लेकर उनके पास एक विजन था। उनका विश्वास था कि युवाओं के योगदान से भारत 2020 तक एक विकसित देश बन सकेगा। इसलिए उन्होंने वाई.एस. राजन, जो एक इंडियन प्रोफेसर और साइंटिस्ट थे, उनके साथ मिलकर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिया 2020। इस किताब में कलाम साहब ने विकसित भारत से जुड़े अपने विचारों को व्यक्त किया है। इस किताब में उन्होंने भारत के लिए एक एक्शन प्लान भी बनाया है जो भारत के विकास में बहुत मदद करेगा। इस किताब में कलाम साहब कहते हैं कि ये कभी मत सोचो कि आप अकेले अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप अपनी काबिलियत बढ़ाएं। सभी की कोशिशों से ही भारत विकसित देश बन सकता है। कलाम साहब ने अपने आप को भारत के लिए समर्पित कर दिया था। उन्हीं की बदौलत भारत 2017 में 104 सैटेलाइट एक रॉकेट से लॉन्च कर पाया, जो पूरे विश्व में एक बहुत ही अफोर्डेबल प्रोग्राम था। कलाम साहब ने 41 इयर्स तक भारत की सेवा की थी और ईयर 1999 में DRDO से रिटायर हो गए थे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो अपने मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे और वो अपनी टीम में कलाम साहब को भी लेना चाहते थे। कलाम साहब ने वाजपेयी जी से कुछ समय मांगा और एक दिन बाद कलाम साहब ने वाजपेयी जी को कॉल किया और बड़ी ही विनम्रता के साथ उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। दरअसल उस समय कलाम साहब भारत की युवा पीढ़ी पर ध्यान देना चाहते थे, इसलिए वे हजारों बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए टीचिंग के प्रोफेशन में चले गए। उन्होंने कई कॉलेजेस में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर बनकर कई बच्चों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा वो सब युवाओं के साथ साझा किया। कलाम साहब युवा पीढ़ी के महत्व को जानते थे, इसलिए उन्हें शिक्षित, सशक्त और एडवांस्ड बनाना चाहते थे। साल 2002 में भारत में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने थे, जिसमें कई लोगों का नाम सजेस्ट किया गया था और इस दौरान वाजपेयी जी ने कलाम साहब का नाम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए सजेस्ट किया था। ये बात है साल 2002 की। उस समय कलाम साहब अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और उस दिन वो बहुत व्यस्त थे। शाम को कॉलेज के वाइस चांसलर ने उन्हें बताया कि आपका फ़ोन सुबह से बज रहा है, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। जब वो अपने रूम में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनका फ़ोन फिर से बज रहा है। कलाम साहब फ़ोन उठाते हैं तो ये फ़ोन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का था। वो कलाम साहब से कहते हैं कि मैं और सभी पार्टी सदस्य आपको राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं और इस बार आप मना मत कीजिएगा, मैं आपकी हाँ सुनना चाहता हूँ। ये सुनते ही कलाम साहब ने वाजपेयी जी से 2 घंटे की मोहलत मांगी। उस समय कलाम साहब ने बहुत से लोगों से सलाह मांगी और फिर अपना फैसला लिया और वाजपेयी जी को कॉल करके उन्होंने कहा कि वे तैयार हैं। साल 2002 में उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते और इस तरह कलाम साहब भारत के 11th प्रेसिडेंट बन गए। ऐसे ऊंचे पद को पाने के बाद भी कलाम साहब ने अपनी सादगी और सरलता को कभी नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि उनकी संपत्ति में पिताजी का पैतृक घर, 2500 किताबें, एक वीणा जिसे बजाना उन्हें बहुत पसंद था, एक लैपटॉप, एक कलाई की घड़ी, एक CD प्लेयर जिसमें वो भजन सुना करते थे, कुछ कपड़े और एक जोड़ी जूते थे। कलाम साहब जब राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए गए तब अपने साथ केवल 2 सूटकेसेस ही लेकर गए थे और 2007 में जब उन्होंने अपना पद छोड़ा तब राष्ट्रपति भवन से वापस आए तब वे अपने साथ सिर्फ 2 ही सूटकेसेस लेकर वापस आए थे। कलाम साहब के साथ काम करने वाले उनके स्टाफ मेंबर्स भी कभी उनकी तारीफ करते थकते नहीं थे।
कलाम साहब बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें बहुत एडमायर भी करते थे। जब कोई खास अवसर होता था तो राष्ट्रपति भवन की लॉन्ड्री में बच्चों की भीड़ लग जाती थी। बच्चों को देखकर कलाम साहब घंटों उनसे बातें किया करते थे। कलाम साहब एक एनिमल लवर थे और वे एक शाकाहारी भी थे और वे पर्यावरण को लेकर भी बहुत सचेत रहते थे। एक बार की बात है, जब कलाम साहब DRDO में काम करते थे तो उनकी टीम उनसे सलाह मशवरा कर रही थी कि बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए क्या वो दीवार पर कांच के टुकड़े लगा सकते हैं। तब कलाम साहब ने उन्हें जवाब दिया, नहीं, ऐसा करने से पक्षियों को नुकसान हो सकता है। कलाम साहब को पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है क्योंकि वे एक राष्ट्रपति के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से मिलते थे। उन्होंने 5 साल में लगभग 5 लाख युवाओं से मिलने का रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य हासिल किया था। जब उन्होंने अपना पद छोड़ा तब उन्हें कलाम चाचा की उपाधि भी दी गई थी। ईयर 2016 में उन्होंने एक कैंपेन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। ये कैंपेन युवाओं को प्रेरित करने के लिए था जिससे युवा देश के प्रति कुछ सकारात्मक कदम और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कुछ प्रयास करें। कलाम साहब को 70 वर्ष की आयु में यूथ आइकॉन अवार्ड भी दिया गया था। कलाम साहब रिटायर होने के बाद भी बच्चों को प्रेरित किया करते थे। इसी सिलसिले में कलाम साहब 27 जुलाई 2015 को एक लेक्चर के लिए शिलोंग जा गए थे। इसी सिलसिले में कलाम साहब 27 जुलाई 2015 को एक लेक्चर के लिए शिलोंग गए थे। लेक्चर शुरू होने के बाद कलाम साहब की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और लगभग रात को 8 बजे डॉक्टर ने कलाम साहब को मृत घोषित किया। कलाम साहब के निधन से पूरे देश को एक गहरा सदमा पहुंचा था। कलाम साहब अंधेरी रात का चमकता हुआ वो तारा थे जो हजारों तारों से भिन्न था, जो खुद के लिए नहीं चमकते थे पर उस तारे की चमक से सबको एक उम्मीद और सहारा मिलता था। उनका निधन पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी और मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। वाकई उनकी मृत्यु ने एक शून्य छोड़ दिया है जिसे शायद ही कोई भर सके।